हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ इंडेफिनिट टेंसेस और इसमें हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जब मैंने आपको बताया था तो मेन चीज़ क्या थी कि रेगुलर एक्शन, जो चीज़ें हो रही हो लगातार। अब लगातार का मतलब आप ये मत समझिएगा कि कंटिन्यूटी में और यहाँ की रेगुलरिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। वो क्या होता है, कंटिन्यूटी का मीनिंग है कि मेरे सामने कोई चीज़ आज हो रही है, हो सकता है वो कल ना हो। लेकिन रेगुलरिटी में क्या है कि वो चीज़ हर रोज़ होती है। ये बेसिक डिफरेंस है। तो इस रेगुलरिटी के हिसाब से जब हम चलते हैं तो कौन कौन से हमारे यूज़ बनते हैं उनको देखते हैं। रेगुलर एक्शंस या रेगुलरिटी। फर्स्ट यूज जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आता है वो आता है हमारा रेगुलर एक्शन से रिलेटेड। जैसे हमारा एक सेंटेंस था, हमने लिखा था ही गोज टू स्कूल। अब बाद में एवरीडे मैं लिखूं या ना लिखूं, मीनिंग वही आता है। अगर मैं यहाँ तक सेंटेंस लिखता हूँ तो मीनिंग वही आएगा जो एवरीडे लिखने के बाद आता है। सो इट इज़ ए रेगुलर एक्शन, वो हर रोज स्कूल जाता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज इट इज रिलेटेड टू रेगुलर एक्टिविटी। यहाँ तो मैंने लिख दिया रेगुलर एक्शन, मैं अलग से फिर भी लिख रहा हूँ क्योंकि ये कई जगह आएगी चीज़। ये पहली चीज़ तो होगी हमारी रेगुलर एक्टिविटी से रिलेटेड। उसके बाद हम देखते हैं इसी चीज़ को कि मान लीजिए कोई सुबह हर रोज़ जल्दी उठता है या किसी पर्टिकुलर टाइम पर उठता है, तो हम क्या कहेंगे, सी wakes up early in the morning। टाइम भी लिख सकते हैं at 5 AM। अब ये क्या हो गया, इसका मतलब वो हर रोज 5 बजे उठती है। तो इस रेगुलर एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, हैबिट। तो देखिए इस तरीके से रेगुलर एक्शंस के रीज़न की वजह से जो हमारी हैबिट होती हैं वो भी इसी टेंस से बताई जाती हैं। नेक्स्ट हम अगली चीज़ को देखते हैं, और क्या चीज़ होती है रेगुलर एक्टिविटी। नेचर के अंदर भी बहुत सारी रेगुलर एक्टिविटी होती हैं, जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। और ये नेचर के अंदर होने वाली ऐसी इवेंट है जिसको हम नेचुरल ट्रूथ भी कह सकते हैं। और इसके नेचुरल ट्रूथ के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे देखिए इसी के अंदर मैं और एग्जाम्पल लिखता हूँ आपका। जैसे हम लिख सकते हैं कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। और टू एंड टू मेक, ये मेरे सब्जेक्ट 2 हो गए हैं, प्लूरल हो गया तो ऐसे यस नहीं लगेगा। मेक 4, ये भी ट्रू है। 2 और 2 मिलकर 4 ही बनाते हैं, 5 या 6 तो नहीं बनाते। तो ये नेचुरल ट्रूथ हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है इसमें, जैसे आइस है, बर्फ़ है। बर्फ़ को आप गर्म करिए तो क्या पिघल जाती है। आइस मेल्ट्स, ऐसी आई से लग गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आइस मेल्ट्स ऑन हीटिंग, गर्म करने पर बर्फ पिघल जाती है। तो ये हमारे इस तरीके से रेगुलर एक्शंस के अंदर हम देखते हैं। तो इन चीज़ों को हम याद रखते हैं इस तरीके से कि भैया मेरा रेगुलर एक्टिविटी के लिए यूज़ होता है, हैबिट के लिए यूज़ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ या नेचुरल ट्रूथ के लिए यूज़ होता है। कनेक्ट करके हम याद रख सकते हैं। ये तो हुआ पहला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो यूज़ है वो होता है हमारा नैरेटिव से रिलेटेड। कोई बात कही जाती है, नैरेटिव, किसी बात का कहा जाना। अब कौन कौन से उन इसी नैरेटिव्स के अंदर मैं कई चीज़ों को कवर करूँगा।
फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर, जिस तरीके से मैं पॉइंट लिख रहा हूँ चलिए उसी तरीके से लिखते हैं। पहले एग्जांपल देते हैं, फिर देखते हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो सबसे पहला मैं नैरेटिव लेता हूँ कि पास्ट की कोई इवेंट है और वो पास्ट की इवेंट को मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से कैसे बताऊँ। अगर मैं इस तरीके से आपको इवेंट बता रहा हूँ कि जैसे वो इवेंट मेरे सामने हो रही है, तो इसको बोलते हैं विविड डिस्क्रिप्शन। विविड का मतलब होता है लाइवली। विविड मीन्स लाइवली, विविड मतलब लाइवली, जैसे कि बिल्कुल आपके सामने हो रहा हो, आप बिल्कुल एक्साइटमेंट में है और बिल्कुल वैसे बता रहे हैं। लाइवली से पता चलता है कि लाइव हो रहा हो जैसे। इसका एग्जांपल देखिए, ये हो जाता है आपका विविड डिस्क्रिप्शन या फिर विविड नैरेटिव, एक ही बात है, विविड डिस्क्रिप्शन या विविड नैरेटिव। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैं इतिहास की कोई बात बता रहा हूँ और वो बात बताते बताते बीच में कहानी के मैं आपको बोल रहा हूँ कि तब क्या होता है, जैसे कि एंड देन राणा प्रताप चॉप्स ऑफ। देखिए ऐसी से लगाया मैंने, चॉप के साथ, चॉप मतलब काट देना, चॉप्स ऑफ द हेड ऑफ एनिमी। फिर आगे स्टोरी हमारी चलती जाए, उसमें बीच में चेतक के बारे में आ जाए, फिर मैं बताऊं देन चेतक जंप्स, ऐसे लगाया, जंप्स ओवर द रिवर, और आपका नैरेटिव इस तरीके से आगे चल सकता है। इसमें ऐसा लगता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पर आप वहीं पर खड़े हैं और चीज़ों को अपने सामने होते हुए देख रहे हैं। सो दिस इज नोन एज विविड नैरेटिव और विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं क्या नैरेटिव होता है, इसको रब कर देते हैं। नैरेटिव के अंदर अगला बी पॉइंट हमारा आता है, जो अगली चीज़ समझने की है, वो है कि ये तो इवेंट मैंने कही पास्ट की बातें हो रही थी, अब चीज़ें आपके वास्तव में आपके सामने हो रही हों। क्या चीज़ें होती हैं वो हो सकती है कोई इवेंट, जैसे कि कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है या फिर कोई हॉकी मैच है या कोई भी स्पोर्ट्स की इवेंट्स जो आपके सामने चल रही है। यानी यहाँ पर नैरेटिव क्या आ गया, कमेंट्री, लाइव कमेंट्री, लाइव कमेंट्री ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट की कोई लाइव कमेंट्री वो हो जाती है। ये भी नैरेटिव होता है एक तरीके का। कैसे हो सकती है, जैसे मान ली इसी को भी आप बीच से कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं इवेंट के दौरान। जैसे हम कहें कि बॉलर है, वो बॉल लेकर आ रहा है, बॉल फेंकने जा रहा है, तो बीच में हम स्टार्ट कर सकते हैं जैसे एंड देन द बॉलर कम्स, आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, कम्स विद हिज नेक्स्ट डिलीवरी, यानी वो अपनी अगली बॉल को फेंकने के लिए आ रहा है। एंड विराट कोहली खेल रहे हैं, एंड कोहली कम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कम्स ऑन टू द फ्रंट फुट एंड स्ट्राइक्स इट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एंड स्ट्राइक्स इट फॉर ए 6, वो उस पर छक्का मार देते हैं। तो इस तरीके से कमेंट्री भी हमारी इसी से होती है। नेक्स्ट देखते हैं नैरेटिव के अंदर और क्या चीज़ आती है। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे
कोट्स। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, कोट्स को हम स्लोगन के साथ कंफ्यूज ना करें। ध्यान रखिए, कोट्स वो चीज़ें होती हैं या वो बातें होती हैं जो किसी ने कही होती हैं एंड और वो जीवन की सच्चाई होती है। दीज आर द ट्रूथ ऑफ लाइफ। और स्लोगन क्या होते हैं, जैसे हमने देखा हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो कुछ नारे देते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ स्लोगन को, मैं बताता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री सेड, शास्त्री जी ने क्या कहा, जय जवान जय किसान, ये उन्होंने नारा दिया था। अब ये उन्होंने सेड, पास्ट से मैंने लिखा है यहाँ पर, लेकिन जो कोट होते हैं वो कैसे होते हैं, अंतर बताते हैं। यहाँ पर कोट का मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ। जैसे एक पोएट हैं इंग्लिश के, जॉन कीट्स। कीट्स कहते हैं, क्या कहते हैं कीट्स? कीट्स सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। यानी अगर कोई चीज़ खूबसूरत है तो वो हमेशा आपको खुशी देगी, यानी आपको हमेशा खुशी देने वाली चीज़ ही खूबसूरत होती है। तो ये उन्होंने कहा है, ये आज भी रेलेवेंट है, लेकिन ये पास्ट की बात थी एक। और क्या हो सकता है कोट, जैसे मैं बताता हूँ, महात्मा बुद्ध है, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, तो हम कह सकते हैं बुद्धा सेज। देखिए सेज, यहाँ मैंने लिखा सेज, लेकिन यहाँ मैंने लिखा सेड। इट इज़ ए स्लोगन एंड इट इज़ ए कोट। तो कोट की कैटेगरी में ये हमारा सेंटेंस आता है। तो बुद्धा सेज, बुद्धा क्या कहते हैं? अब जो वो कहते हैं हम यहाँ उसकी बात को लिखते हैं। जैसे उनका एक कोट मुझे याद आता है, बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा था, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, यानी खुशी की तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन तो फिर खुशी क्या होती है, उसको डिफाइन करते हैं वो यहाँ पर, हैप्पीनेस इज द पाथ, इज द पाथ, यानी खुशी ही रास्ता होती है। आप अगर खुशी से चलते हैं तो वो खुशी ही आपका रास्ता बन जाती है। तो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। तो देखिए इस तरीके से आई थिंक इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कोट एंड ए स्लोगन। तो कोट्स आर सेड यूजिंग द प्रेजेंट इंडेफिनेट। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या चीज़ कही जाती है। फिर आती है हमारी प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स यानी जो हम कहते हैं ना हिंदी में मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वो चीज़ें। तो यस, बहुत फेमस है, आपने सुना होगा, एन एप्पल ए डे, यानी हर रोज अगर आप एक एप्पल खाते हैं, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इसका मतलब आप कभी बीमार नहीं होंगे, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या हो सकता है, और देखते हैं। और एक और, यस फेमस एक और है, स्लो एंड स्टडी। इट मीन्स वन हु इज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब यहाँ ये कंफ्यूज मत होना कि सर एक स्लो है और एक स्टडी है, तो ये दो सब्जेक्ट हो गए, तो आपने SEIS क्यों लगाया? स्लो एंड स्टडी एक ही हैं, यानी कोई एक इंसान या कोई भी एक, यहाँ पर एक कहानी जो हमारी थी वो एक कछुए और खरगोश की थी। तो एक एनिमल जो कि स्लो भी है और स्टडी भी है, यानी इट मीन्स, इसका मतलब होता है वन हु इज स्लो एंड स्टडी, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, विंस द रेस, यानी जो धीरे धीरे और लगातार काम करता है वो जीत को प्राप्त कर लेता है। और भी हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल। यस, एक और याद आता है, ऊपर लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा। जैसे एक और इसका बड़ा अच्छा है वो, यस, वो भी फेमस है, एक्शंस। अब ये प्लूरल हो गया है, स्पीक। अब मैंने SES नहीं लगाया, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी जो आप काम करते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है
करके दिखाना बजाय कि उस काम के बारे में बताना। तो आपके जो एक्शंस है वो अपने आप सब कुछ कर बता देते हैं। तो इस तरीके से 4 चीज़ें आ गई हैं हमारी नैरेटिव्स के अंदर, ए बी सी और डी के अंदर। इसके अलावा फर्दर यूजेस को देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, इसको रब कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं आप। नेक्स्ट हमारा यूज़ आता है रिलेटेड टू नियर फ्यूचर प्लानिंग। दिस इज थर्ड यूज़। वैसे तो बहुत सारे हो चुके हैं, मैंने 2 के अंदर ही सबको समेट दिया है, इसलिए ताकि आपको ज़्यादा ना लगे। तो नंबर 3 है हमारा नियर फ्यूचर प्लानिंग। ये मैंने जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाया था और फ्यूचर कंटिन्यूस बताया था, तब भी मैंने इस चीज़ को बताया था, आपको याद हो तो, कि नियर फ्यूचर प्लानिंग हम 3 टेंस से कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। एग्जांपल बताता हूँ आपको, देखिए जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से लिखते हैं कोई सेंटेंस, वी मैरी नेक्स्ट वीक, यानी अब हम अगले हफ्ते शादी करने जा रहे हैं। इसका जो मीनिंग है वही मीनिंग ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट से कहा है। अब इसी सेंटेंस को मैं कहता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस से, तो क्या कहूँगा मैं, वी आर मैरिंग या फिर वी आर गोइंग टू मैरी, एक ही बात हो जाएगी, नेक्स्ट वीक। अब ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस से। फ्यूचर कंटिन्यूस, वी शैल बी मैरिंग नेक्स्ट वीक, फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाता है। देखिए नियर फ्यूचर का मतलब क्या होता है, नज़दीक में है जो फ्यूचर, यानी क्या है, प्रेजेंट के जैसा ही लग रहा है। कैसा लग रहा है, लाइक प्रेजेंट, कि प्रेजेंट के जैसा ही है। तो नियर फ्यूचर प्लानिंग को हम इन दो टेंसेस के अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी कर सकते हैं। अगला देखते हैं नंबर 4। इसका जो अगला यूज़ है उसमें आपने देखा होगा कि कुछ इवेंट्स, जैसे आपने देखा कि ये कोई भी पॉलिटिकल इवेंट हो या कोई जैसे कोई अवार्ड फंक्शन हो, तो वहाँ पर जो हमारे न्यूज़ प्रेजेंटर रहते हैं या जो एंकर रहते हैं वो इन पर्टिकुलर वर्ड का यूज़ करेंगे। मैं लिखूँगा जैसे हेयर और देयर, इन वर्ड से अगर सेंटेंस स्टार्ट करते हैं और सेंटेंस के एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। एंकर्स इनका यूज़ कैसे करते हैं, जैसे वो बोलेंगे हेयर कम्स मिस्टर मोदी, कि जैसे मोदी जी अपनी गाड़ी से उतरे वो कहेंगे हेयर कम्स मिस्टर मोदी, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ आता है, बिकॉज दे पुट ए फीलिंग इन दैट सेंटेंस, वो कुछ भावना डालते हैं। और फिर फर्दर देयर शी गोज टू टेक ऑटोग्राफ लेने। अब देखिए हेयर और देयर से सेंटेंस स्टार्ट होता है और एंड होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ये बोला भी ऐसे जाता है, देयर शी गोज टू टेक, सो यू आर पुटिंग ए फीलिंग, यू आर पुटिंग सम एफर्ट्स। तो वो बात अलग है कि अब ऑटोग्राफ कम, सेल्फी ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट यूज़ है वो रिलेटेड है कम्बिनेशन से रिलेटेड, कि ये टेंस कम्बिनेशन में किस टेंस के साथ यूज़ होता है। हालांकि कम्बिनेशन ऑफ टेंसेस को लेकर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा होता है वो, तो यहाँ ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन यूजेस मैं कवर कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा हिंट आपको जरूर दूंगा।
इन combination with tenses of future, यानी फ्यूचर के जो टेंस होते हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करते हैं। इसमें ज़्यादातर आप देखेंगे जो सेंटेंसेस आपको मिलेंगे वो कंडीशनल्स होंगे, यानी कुछ सिचुएशन में कंडीशन दी होगी। कैसे लिखते हैं सेंटेंस, जैसे व्हेन यू अराइव एट, देखिए यहाँ मैंने कर दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट। व्हेन यू अराइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की यू के साथ, तो एस नहीं लगेगा। व्हेन यू अराइव एट स्टेशन, आई शैल बी देयर। अब देखिए, अब मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट इसके साथ जोड़ दिया, आई शैल बी देयर टू रिसीव यू। इस तरीके से जो फ्यूचर का, ये तो मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ कनेक्ट किया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर के सभी टेंसेस के साथ कनेक्ट होता है, वो मैं बताऊंगा एक वीडियो में। यहाँ मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया था कि ये याद हो। और नेक्स्ट जो यूज़ हमारा होता है वो होता है हमारा, इसको हम कहेंगे, ये आपको याद हो जब मैंने कंटिन्यूस टेंस के बारे में आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो कि कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होती। उन वर्ब्स की एक पूरी लिस्ट है, उसके विषय में भी एक पूरा वीडियो अलग से ही बनेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको हिंट देता हूँ। जनरली वो वर्ब होती हैं जो कि थिंकिंग, एनालिसिस, व्हाट यू सी, व्हाट यू स्मेल, व्हाट यू टेस्ट, व्हाट यू हियर, व्हाट यू फील, इनसे रिलेटेड होती है। यानी वर्ड्स ऑफ परसेप्शन, वर्ड्स ऑफ थिंकिंग, एनालिसिस, उनसे रिलेटेड होती है। मोस्ट फेमस सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ लिख दूंगा मैं, सम वर्ब्स not used in present continuous। प्रेजेंट कंटिन्यूस में उन वर्ब्स को हम यूज नहीं करते, उनको हम किस में यूज करते हैं, बट इन प्रेजेंट इंडेफिनाइट, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट में यूज करते हैं। एक एग्जांपल, जगह बहुत कम बची यहाँ पर, यहाँ की बजाय यहाँ लिख देता हूँ। चलिए कवर करते हैं, एक ही सेंटेंस है। जैसे हम लिखते हैं, हम कहते हैं, अगर मैं कहूँ आई एम लविंग यू, ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट से कहा। यूजुअली हम ऐसे नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं इसकी बजाय, आई लव यू। अब ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट से कहा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इन दोनों के ऊपर मैं पूरा एक अलग वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो इसके ऊपर बनेगा, एक वीडियो इसके ऊपर अलग से बनेगा। एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा चाहिएगा। थैंक यू।